हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और नवोदय परीक्षा 2024 10 फरवरी 2024 का जो पूरा पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो 2024 का जो आपका पेपर होगा 10 फरवरी का, उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका जो 2024 का पेपर होगा 10 फरवरी को वो काफ़ी अच्छा होगा। आप जो 100 में से 100 नंबर भी जो ला सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें सही कर सकते हैं अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपके हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आपके इंग्लिश के आएंगे। इसके अलावा 35 प्रश्न गणित के और 35 प्रश्न आपके विज्ञान के आने वाले। टोटल जो क्वेश्चन है आपके वो 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका हिंदी का जो पेपर है जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। PDF आपको ऐप पे मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही अपने व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगी। और आपके जो 8वीं बोर्ड परीक्षा के जो मॉडल पेपर है वो आ चुके हैं, मैंने आपको सॉल्व करवा रखे हैं। सारे पेपर देख लेना। आपकी 2024 का जो बोर्ड परीक्षा है उसकी भी आपको शानदार तैयारी करवाई जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हिंदी का पहला प्रश्न देख लेते हैं आपके इसमें 15 क्वेश्चन में से। पहला प्रश्न आपके, स्वतंत्र का विलोम क्या होगा? तो स्वतंत्र का विलोम, जैसा विलोम पूछे उसी भाषा में आपको जवाब देना है। तो आपको स्वतंत्र का विलोम पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके परतंत्र। स्वतंत्र का क्या होगा? परतंत्र होगा। लेकिन आज़ाद का पूछे तो फिर आपके गुलाम करना है। आज़ाद का विलोम क्या होता है? गुलाम करना है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? किसका मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं? तो ये आपके हो जाएगा कल। जो कल होता है इसके अनेकार्थी शब्द है। ये शब्द ये एक है लेकिन इसके अर्थ है जो वो अलग अलग है। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो नयन है और चक्षु है। ये मीन नहीं होगा। मीन किसका पर्यायवाची है? मछली का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, विचार शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो विचार में ये इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये वैचारिक बनता है। क्या बनता है? ये वैचारिक बनता है। ठीक है, वैचारिक हो जाएगा। वैचारिक आपका जो दे रखा है वो ऑप्शन सी में दे रखा है। इसी प्रकार से आपको सप्ताह में जोड़ना है इक प्रत्यय। सप्ताह में इक प्रत्यय जोड़ना है तो क्या बनेगा? कमेंट करके बताना। और एक समाज में इक जोड़ना है। समाज में इक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? इन दोनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सप्ताह में इक प्रत्यय जोड़ना है और समाज में इक प्रत्यय जोड़ना है। इनसे जो शब्द बनेगा वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, ईमानदारी शब्द कैसी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न आपका ये क्वेश्चन नंबर 6, रोजी और रोटी शब्द का मतलब बतानी क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर शब्द युग्म है? तो ये आपके शब्द युग्म होंगे। नेक्स्ट है, फल शब्द का बहुवचन क्या है? तो फल तो खुद एक बहुवचन है तो इसका फल का बहुवचन फल ही होगा। सही आंसर इसका फल। ढाढ़स बंधाना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके तसल्ली देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ये आपके समय देखकर तत्पर होना। नेक्स्ट है, एक मिनट रुक, तो ये आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है कि पहले से सावधान न होना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। शुद्ध रूप छांटना है तो शुद्ध रूप में आपके सहिष्णुता का ये वाला उत्तर जो है वो आपके सही हो जाएगा, शुद्ध रूप। अब आपको शुद्ध रूप में कौन कौन से याद रखने हैं? एक तो याद रखना है आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। एक आपको याद रखना है कवयित्री। कवयित्री। एक आपको उज्जवल। ठीक है, इन सभी के नाम आपको शुद्ध शब्द में अच्छी प्रकार से याद रखने हैं। नेक्स्ट फिर आपके अगला क्वेश्चन आपके एक अनुच्छेद को पढ़ करके 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सांझ होने लगी थी, धूप की सुनहरी परछाइयाँ सिंदूरी सांझ की बाहों में समा गई और मैं इस सांझ को अपने तन की आंखों से देखता हूँ और मन की आंखों से उस दादी की छवि को जो मानस पटल पर उभर आई है। तन की आंख सिर्फ आज देखती हैं, मन की आंख तमाम बीते हुए कल को। मन की इसी आंख ने मुझे अपनी दिवंगत दादी का याद दिला दी, जो बचपन में हमें सांझ के समय घर के बाहर जाने से रोकती थी और कहती थी कि संजा बेरिया घर के बाहर नहीं जानो बेटा, दिया बत्ती के टेम घर रहनो। तर्क देती थी कि गोधूली बेला में जब गाय भी अपने घर लौटती हैं तो बछड़े के पास
तो फिर तुम तो घर के बाहर क्यों जाते हो। वह कहते रहते थे कि हम थोड़ी देर उनकी गोद में बैठकर लौटती गायों को देखते और उनकी आँख बचाकर घर के बाहर भाग जाया करते थे। यह सिलसिला बचपन में चलता रहा। बचपन की दहलीज लांघी और जीवन संघर्ष के यौवन में उलझा और अब वार्धक्य में स्मृतियों में भंवर में घूम रहे हैं। इस संध्या बेला में साँझ खूब याद आती है। ऐसी जाने कितनी साँझें याद आई और बीत गई, लेकिन जो दादी की संध्या बेरिया बीतती नहीं। सोचता हूँ, बार बार लगता है कि वह संध्या के समय घर के बाहर न जाने की मनोहार करते सब जब गायों की गोधूली बेला में अपने अपने घर लौटने का उदाहरण देती थी, तो क्या यह उनकी समझ थी या उनका संस्कार था। अब इस पर आधारित आपको जो प्रश्नों के उत्तर देने। तो अनुच्छेद में साँझ को सिंदूरी किस लिए कहा गया है कि साँझ बहुत गहरे लाल रंग की होती है। शाम के समय आकाश में लालिमा होती हैं। शाम को जी भर के मौज मस्ती करते हैं और साँझ के समय लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि साँझ के समय में आकाश में क्या होती है, लालिमा होती है। तो इसका उत्तर आपके बी हो जाएगा। लेकिन दादी की जो संध्या बेरिया है वो बीतती ही नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जो दादी की जो संध्या बेरिया वाली बात है वो अब हमें समझ में या हमेशा याद रहती है। नेक्स्ट है, मन की आँखों के पुल का निर्णय क्यों कहा गया है, क्योंकि वह अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं। इस अनुच्छेद में संध्या बेला का समय मतलब वो साँझ के समय की बात कर रहा है। अनुच्छेद में लेखक ने किसके बहाने दादी बचपन और गोदूली से जुड़ी यादों को साझा किया है। तो उन्होंने साँझ के बहाने ही इन्होंने सभी की जो यादों को साझा किया है। तो आपके हिंदी के 15 प्रश्न हो चुके हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट जो गणित के जो 35 प्रश्न आए उनको देख लेते हैं, फिर हम विज्ञान के देखेंगे, फिर इंग्लिश के भी लास्ट में देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें गणित का जो पहला क्वेश्चन है कि इनमें आपके जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो, जो संख्या होती है परिमेय संख्या वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, यानी कि इनको a+b लिखो या इसको b+a लिखो, दोनों एक ही होते हैं, ये क्रम विनिमय है। या a × b करो या फिर इसको b × a करो, दोनों एक ही बात है। b × a करो, दोनों एक ही। तो ये क्रम विनिमय का नियम पालन करता है, ये भी नियम पालन करता है। और ये वाला जो भाग है इसके गुणा के बराबर है, क्योंकि हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो ये तो तीनों बराबर है, लेकिन ये तीनों बराबर नहीं होंगी क्योंकि जो माइनस होती है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। इसका उत्तर आपके डी हो जाएगा। एक अशून्य परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा कितना होता है, तो वो होता है 1। ठीक है, किसी भी संख्या का 0 को छोड़ के किसी परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 होता है, जिसको हम गुणन प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 3/4 और इसमें 4/3, इनका गुणा हमेशा 1 होता है, जिसको हम कहेंगे गुणन प्रतिलोम 1 उत्तर होगा। निम्न में से किस संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पे 6 होगा। तो किसका वर्ग करेंगे तो उसमें 6 आएगा। तो 8 का करें तो 64 आएगा, 2 का 4 आएगा, 5 का 25 का 5 आएगा। तो 4 का कितना होगा, तो 4 × 4 = 4, 16 के 6 आ रहे हैं इसमें, तो अपना उत्तर हो जाएगा ये 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 और 29 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो आपको 28 का भी वर्ग ज्ञात करना है, 29 का भी वर्ग ज्ञात करना है, फिर 29 के वर्ग में से 28 के वर्ग को घटा लेना है। तो इसमें आपको 29 का वर्ग करना है, तो 29 का वर्ग होता है आपके 841 और इसमें 28 का होता है 784। इनको जब हम घटाएंगे तो ये आएगा आपके 57। अब 57 इनको घटाने के बाद में आपको और घटाना पड़ेगा, एक और इसमें से कम करना पड़ेगा, तो उत्तर आ जाएगा आपके 56। ये कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे आपसे पूछे कि 2 और 3 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। अब इसके बीच में कितनी संख्या है, तो 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। टोटल कितने नंबर, 4 नंबर है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में से 4 को घटाएंगे, कितने बचेंगे 5। अब 5 में से हमें एक और घटाना पड़ेगा, तभी जाके इसका उत्तर 4 आएगा। तो ऐसे आपको इसमें करना है, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या को घटाना है, जो भी उत्तर आए
उसमें से एक और कम कर देना है, अपना उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है अंडर रूट 256। तो 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। 16 प्लस 81, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके अंडर रूट 81 का मतलब कितना होता है? 9 होता है। तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25। 25 का 5 उत्तर आपके ऑप्शन अ में दे रखा है। किस संख्या के घनमूल का इकाई अंक 3 है? तो जिसका भी 3 किसके आते हैं? 7 वाले के 3 आते हैं। जिसके लास्ट में 7 है उसका उत्तर 3 होगा। आपके फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इन तीनों को गुणा करना है 0.04, 0.04, 0.04 को। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 को। 4 चौक कितने हो गए? 16, 16 चौक 64। अब पॉइंट कितने के बाद में लगाना है? तो 2, 4, 6। तो 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 2 तो लगा रखिए, इसमें 4 और बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पॉइंट आएगा आपके। तो 4 तो 0 है इसमें, 6 4, 4 0 6 4 आपके ऑप्शन डी में दे रखा है उत्तर। वह संख्या जिससे न्यूनतम संख्या जिससे 81 को भाग देने पर घन प्राप्त हो जाए। तो आपके टुकड़े करने हैं इसमें 81 के। 3 का भाग देंगे 27, 27 में 3 का 9, 9 में 3 का देंगे 3, 3 में 3 का देंगे 1। अब किसका भाग दें कि इसमें पूरी घन संख्या प्राप्त हो जाए? इसमें 3 का तो जोड़ा बन रहा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो भाग किसका देंगे? इसमें 3 का देंगे। इसमें आपको मानक रूप में बदलना है। 123, इसके 5 0 हैं, तो आपके पॉइंट जो लगेगा 1 और 2 के बीच में लगेगा। इसके बाद में कितनी संख्या है? 2, 2 4, 6 और 1 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1.23 इंटू 10 की घात 7। ये z इंटू जेड की घात 2 इंटू जेड की घात -4, ये हो जाएगा आपका z इंटू जेड की घात 4 दूनी -8। अब आधा समानुपाती पे घातें जुड़ेगी, तो 1 और -8 कितने हो जाएंगे? -7 हो जाएंगे, क्योंकि 1 - 8 बराबर -7। तो z बराबर -7, जेड की घात -7 इसका उत्तर होगा। यदि 10 लोगों का परिवार 15 दिन का राशन खरीदता है, पहले दिन 5 मेहमान आ गए, तो ये राशन दिन कितने दिन चलेगा? तो लोग कितने हैं? 10, और चलेगा कितना? 15 दिन। कितने लोग और आ गए? अब लोग और आ गए हमारे 5 मेहमान, तो 15 मेहमान हो गए, 15 लोग हो गए। अब ये कितने दिन चलेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये प्रतिलोम है, उल्टा संबंध है इसमें। तो इसमें ये क्या हो गया? 10 से ये 15 से 15 कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा? 10 दिन। 10 दिन इसका उत्तर हो जाएगा। एक रिक्शा 1 घंटे और 10 किलोमीटर चलता है, तो इसके 1 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 1000 में 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, और इसमें 10 किलोमीटर है, तो फिर इसमें 10 किलोमीटर में यानी कि 10,000 मीटर में 1 घंटे यानी कि 60 का भाग देना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 100 और 1000 और 6 को 2 के बार से काटेंगे, ये 500 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। तो उत्तर आएगा आपके 500/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निधि 55 रुपये की मूल्य की एक पुस्तक खरीदती है और 500 रुपये की एक पुस्तक खरीदती है जो उसका GST 12% है, तो कितना रुपये उसको देना पड़ेगा? तो आपको 500 का 12% ज्ञात करना है। तो 500 इंटू 12 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, 12 पंजे 60 रुपये। GST के कितने लगेंगे? 60 रुपये, और 500 ये दे रखे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 560 हो जाएंगे। किसी संख्या की में 30% की वृद्धि और 30% की कमी की जाती है, तो इसमें कितनी शुद्ध कमी या वृद्धि होगी? तो इसका उत्तर होगा आपके 9%। 9% की कमी होती है। 10 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, मूलधन इंटू 1 प्लस दर और बटे में 100, और इसकी घात समय, और माइनस में मूलधन। मान लिखेंगे मूलधन कितना है? 10 रुपये, और 1 प्लस दर कितनी है? 10/100, इसकी घात 2 वर्ष माइनस 10। इसको हल करेंगे तो यह आएगा आपके 10 इंटू, यह आएगा आपके 110/100 इंटू 110/100। इनके 2 0 से इन दोनों के 2 0 कट जाएंगे, और इसके 0 से इसका 0 कट जाएगा। बचेगा क्या? 11 इंटू 11, तो ये होगा आपके 121। 11 इंटू 11 कितने? 121। तो 121 में फिर भाग देना पड़ेगा 10 का, तो ये हो जाएगा आपके 12.1।
इसमें से 10 को घटाएंगे तो ये आएगा आपके 2.1, यानी कि 2.1 आपके ऑप्शन ब में दे रखा है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको इनका जो गुणनखंड समान पद बताना है। इनको टुकड़े में करेंगे तो इसका समान पद क्या होगा। तो देखो ये तो हो रहे हैं 8 3 24, ये 6 6 36, ये 6 3 18, तो 32 तो आपके इसी में हो रहे हैं, 8 चौक 32, तो यही अपना आंसर सही हो जाएगा। टुकड़े करने इसमें 63 के टुकड़े क्या होंगे, 9 तो अकेला तो 9 नहीं होगा, 9 साथी 63, लेकिन जेड देखेंगे 2, वाई देखेंगे इसमें 3 और इसमें 2 ही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें आपके वाई 2, एक्स 1 और जेड 2, लेकिन 9 साथी 63, इसमें जेड को 2 बार, वाई को 2 बार ले रखा है, जबकि वाई इसमें 3 बार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, ये वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसको आपको हल करना है तो ये सूत्र लगा रखा है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान कितना है 3a, तो यहाँ लिखेंगे हम 3a बटा 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, a स्क्वायर बराबर बटे में 25, तो ये आ जाएगा इसका 9a स्क्वायर बटे 25, और माइनस में 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर बटे 9। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस वही, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिखते हैं हम a प्लस बी, और दूसरे को लिखेंगे हम a माइनस बी। a का मान 2005 है और इसमें हम जोड़ेंगे 1995, ठीक है, और एक यहाँ अपने 2000 माइनस 1995, कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो 4000 को गुणा करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा आपके 40000, जो कि आपके ऑप्शन 1 में दे रखा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी भुजा ज्ञात करनी, तो इसका आपको स्क्वायर के रूप में लिखना है इसको। ये हो जाएगा आपका 3x प्लस ये हो जाएगा 4y, तो 4y का स्क्वायर यानी कि ये भुजा स्क्वायर, तो इसकी जो भुजा है वो 3x प्लस 4y, ऑप्शन डी में दे रखी। इसमें आपको मान ज्ञात करना है x का। इस 4 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 चौक 16 हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25, 256 माइनस 4x और बराबर में कितना है 10 है। ये माइनस के 256 बराबर से इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे प्लस के, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 और 3 7x बराबर ये हो जाएगा आपका 256 में 10 जोड़ेंगे तो 266 हो जाएगा। 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग जाएगा इसमें, 7 या 21 3 बार जाएगा, फिर बचेंगे 5, तो 56 हो जाएंगे, 7 8 56, 38 इसका उत्तर आएगा जो ऑप्शन बी में दे रखा है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुणी, और 3 साल बाद इनकी पिता की आयु पुत्र की आयु से आयु के 2 गुने से 7 अधिक है, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें ये दे रखा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो इसमें हम मान लेंगे कि पुत्र की जो वर्तमान आयु वो x है, तो पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की हो जाएगी आपके पुत्र की आयु की 3 गुनी यानी कि 3x। 3 साल बाद यानी कि पिताजी की आयु है वो कितनी हो जाएगी x प्लस, ये पिताजी की हो जाएगी आपके 3x प्लस 3, और इधर हो जाएगा आपका x प्लस 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके x। ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 अधिक है, तो पहले इसमें हम पुत्र की आयु को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इसमें आपके, ये तो 3 गुनी हो गई। अब ये कह रहे हैं कि 3 साल बाद यानी कि x प्लस 3 ये पिता की आयु है, और 3x प्लस 3 ये पुत्र की आयु है। अब ये कह रहे हैं कि 3 साल बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 अधिक है, तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, 2 गुने से 7 अधिक है, इसको हम जो लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 तिया 6x प्लस 6 और प्लस में आएगा आपके 7, बराबर में कितना है x प्लस 3। इन दोनों को सबको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके 6 और 7
13, 13 और ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 13 और 3 ये हो जाएगा आपका माइनस के 10। तो इसका जो आंसर आपकी कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 के क्रमागत 5 गुणज का योग 2000 इसमें 40 है। तो आपको इसमें ज्ञात करना है कि सबसे बड़ा गुणज कौन सा है। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे 6 के क्रमागत गुणज लिखने पड़ेंगे, 5 गुणज। एक मान लो x है तो दूसरा कितना होगा x प्लस 6, तीसरा x प्लस 12, फिर x प्लस 18, फिर आएगा आपके x प्लस 24, और फिर आएगा आपके 1 2 3 4 5 हो गए। इन सभी की जोड़ करनी है जो कितनी देर की है, 2040 है। सबकी जोड़ करनी तो ये हो जाएंगे आपके 5x, वो ये कितने होंगे, ये हो जाएंगे आपके 12 और 36, 36 और 18, 54, 54 और 6, 60 हो जाएंगे। और 60 को इसमें से घटा लेंगे, कितना बचेगा आपके, ये 0, 8 और ये 19, 1980। इसमें 5 का भाग दे देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग जाएगा इसमें 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 3 बार भाग जाएगा एक, तो 5 तिया 15, फिर बचेंगे 4, तो कितने आ जाएंगे, ऊपर से उतरेंगे 8, तो 48 हो जाएगा, यानी कि 5 9 45, फिर बचेंगे 3, 5 6 30। x का मान कितना आ जाएगा आपके 396, और फिर जोड़ेंगे इसमें 24, तो 396 में 24 जोड़ेंगे तो 0 असल का 1 2, 420, 420 आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि y और 13 का गुणनफल 15 में 15 जोड़ने पर 54 प्राप्त होता है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो y प्लस 13, y और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ें, तो y और 13, तो ये हो जाएगा आपका 13y, और इसमें जोड़े 15, तो कितने प्राप्त होते हैं, 54। 15 को इधर ले आएंगे तो 15 माइनस कर देंगे, 14 में से 5 गए तो 9, और यहाँ बचेंगे आपके 3 बराबर 13y, तो y बराबर 39/3, y का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये इन सभी का अनुपात दे रखा है, सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। x मानेंगे तो 6 और 4 10, और ये 8 18, 18x बराबर 360, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 20 डिग्री, यानी कि 360 में भाग देंगे 18 का, तो ये जाएगा आपके 20 बार। 20 को गुना करेंगे 6 से, ये कितना होगा, 120 डिग्री आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक चतुर्भुज ABCD, AB बराबर 6 सेमी, CD बराबर 8 सेमी, कोण A और D का योग 180 डिग्री है, यानी कि ये समांतर भुजाएं हैं, और इनके बीच का जो इनका जो कोण है वो बराबर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके, तो ये जो उत्तर है इसका हो जाएगा आपके, ये AB और CD, AB का मान इसमें आपके ये A, ये B, ये C और D, तो AB का मान 6 है और CD का मान इसमें 8 है। इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है तो बड़ा कोण का मान कितना होगा, इसका उत्तर होगा 120 डिग्री। नेक्स्ट है, समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दोनों को गुणा करके 2 का भाग देना है। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है, 7 पंजे 35, 35 का आधा हो जाएगा आपके 17.5। एल लंबाई L और चौड़ाई B वाले एक आयत में समाहित होने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो L इंटू B/2 हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई बटे 2। 40 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में 360 मीटर क्यूब जल की सिंचाई की जाती है। जल का ऊंचाई का स्तर ज्ञात करना है, तो इन दोनों में ये जो आयतन है ये दे रखा है, इसमें 40 और 18 का भाग दे देंगे, तो ये कटेगा आपके 20 बार, तो 20/40 यानी कि 1/2, 0.5 इसका उत्तर होगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है।
यदि एक घन की भुजा 3 गुणा कर दी जाए तो आयतन कितना गुणा होगा, तो वो 27 गुणा हो जाएगा। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2। ऊंचाइयों का है 2:5। आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, तो पाई r1 स्क्वायर h और बटे पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कट जाएगा और इसमें r1 और r2 के मान लिखने हैं। तो r1 का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू h1 कितना है 2, बटे में कितना आएगा आपके r2 का मान है 2 का स्क्वायर और इंटू h2 का मान कितना है 5। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 के बार से 4 कटेगा 2 बार, ठीक है। कितनी बार कटेगा 2 बार कट जाएगा। तो अब इसमें गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 पंजे 10, तो 1/10 इसका उत्तर आपके ऑप्शन जो अनुपात ज्ञात करना तो 1:10 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास वाला कुआं खोदने पर कितनी मिट्टी निकलेगी। उसका उत्तर हो जाएगा आपके आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन में ये 2 मीटर का व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। ये इसमें r है और ये इसमें h है। पाई r स्क्वायर h 22/7 इंटू r का मान है इसमें आपका 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू h का मान 7 है। 7 से 7 कटेगा 22 से कम 22 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, उस पर आने वाले जो अंकों का योग कितना हो सकता है, सभी संभव परिणामों का संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें जो सभी संभव परिणाम है वो अंकों का योग हो सकता है वो 11 हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 11। नेक्स्ट है निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है 5, इसमें से घटाना है सबसे छोटी संख्या माइनस के 8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 8 और 5 13 इसका उत्तर ब वाले उत्तर में दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके विज्ञान का क्वेश्चन है। विज्ञान का आपका पहला प्रश्न है लैक्टोबैसिलस क्या है। तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो दूध को दही में बदलने का काम करता है। बीज बोने के उपयोग होता है तो ये सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंकलर ये फव्वारा पद्धति में काम आता है। मानव में इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो ये विषाणु के कारण होता है। N1H1 जो विषाणु होता है उसके कारण फैलता है। छोटी मात्रा के लिए वैक्सीन की खोज जो चेचक के टीके की खोज की थी वो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण वो है बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ठंडे जल में तीव्र अभिक्रिया करता है। तो वो सोडियम है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कॉपर के किस धातु को विद्युत तार बनाने में काम में लेते हैं। तो विद्युत का ये अच्छा चालक है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कोक। अगला प्रश्न आपके इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जल है, मृदा है और खनिज है, लेकिन रेयान नहीं है। ये कृत्रिम रेशम है, इसको कृत्रिम रेशम कहा जाता है। अप्रिय गंध वाला जो काला गाढ़ा द्रव है वो क्या कहलाता है। वो कोलतार कहलाता है, जिसका उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है, लेकिन आजकल इसकी जगह पे बिटुमेन का प्रयोग करते हैं। कोलतार की जगह पे बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्पीसीज एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती है, उसको स्थानिक कहते हैं, इसको एंडेमिक कहा जाता है। बड़े भूखंडों की खेती करने के लिए साफ करने पर पर्यावरण पर निम्न में से प्रभाव पड़ेगा। तो इससे मृदा का अपरदन सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। ये हरित लोहा के कारण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। राइबोसोम को इसमें ये प्रोटीन की फैक्ट्रीज को कहा जाता है। क्या पादप जंतु और जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। वो केंद्रक हो जाएगा। मुर्गी कैसी जंतु है। तो वो अनप्रजक जंतु है, अंडे देती हैं। नेक्स्ट है अमीबा। अच्छा, बाह्य निषेचक कौन से जानवर है, इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है। तो ये मुकुलन के द्वारा होता है। टेडपोल में थायरोक्सिन हार्मोन के अपर्याप्त बनने के कारण वो अपरिवर्तन अपूर्ण रह जाता है। तो इसका उत्तर होगा थायरोक्सिन। यौनारंभ में वर्षणों में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो वो टेस्टोस्टेरोन।
एक गैस से भरे गुब्बारे में ऊपर की ओर जाता है, इसका कारण क्या है? ऊपर लगने वाला बल जो घर्षण बल से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास पास रखी थर्मोकोल की दो गेंदें किस बल के कारण दूर चली जाती हैं? तो स्थिर विद्युत बल के कारण वो दूर चली जाती हैं। शरीर की उपस्थिति को समाप्त करने में घर्षण ये प्रभावित, घर्षण जो है वो उपस्थिति समाप्त होती तो घर्षण बढ़ जाता है। क्रिकेट के बल्ले का हैंडल घर्षण घटाने के लिए खुरदरा बनाया जाता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए इसको खुरदरा किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उसका जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा। नेक्स्ट है, पराश्रय ध्वनि की जो आवृत्ति है वो 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ये श्रव्य ध्वनि है, जिसको हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से कम जो है अश्रव्य ध्वनि। लोहे को रोगन किसके लिए किया जाता है? तो वो अधिक समय तक रखने के लिए। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? तो टोटी का जो जल है वो विद्युत का सुचालक नहीं है। नेक्स्ट है, भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप का कारण है सुनामी, त्वरित और भूस्खलन। यदि आप एक प्लास्टिक के पेन को पीछे से अपने बालों में रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो वह स्थिर विद्युत बल के कारण वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 मीटर दूर है तो उसके और प्रतिबिंब के बीच में वस्तु का दूरी कितनी है? तो वो हो जाएगा आपकी 10 मीटर। आपको पूरा फोटो देखना है तो जितनी दूरी वस्तु की है, मतलब जितनी लंबाई वस्तु की है, उससे आधा दर्पण आपको चाहिए। अगर 2 मीटर है तो दर्पण कितना चाहिए? आधा चाहिए। ये कह रहा है कि दर्पण और उस वस्तु के बीच की दूरी आपको दे रखी है। आदमी और दर्पण के बीच में 5 मीटर है, तो दर्पण के पीछे भी जो इमेज है वो 5 मीटर दूर ही बनेगी। इनके बीच की टोटल दूरी हो जाएगी 5 और 5 10 मीटर। सेंटीमीटर है तो फिर सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दूसरे के उन्मुख समांतर रखे दो समांतर दर्पणों का प्रकाश की किरण कितनी बार परावर्तित हो सकती है? तो ये होगा आपके अनंत। शुक्र ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं? इसको प्रभात का तारा, बोर का तारा भी कहा जाता है। फिर आपको बताना है कमेंट करके कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है? एक तो ये, और एक रेड स्टार किसको कहते हैं? कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? नेक्स्ट है, एक तारा पृथ्वी से 15 प्रकाश वर्ष दूर है, इसके द्वारा आज निकला गया प्रकाश कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो जो 15 प्रकाश वर्ष दूर है वो 15 वर्ष के बाद में दिखाई देगा। प्रतिवर्ष जुलाई और अगस्त महीने में पौधे लगाने वाला माह क्या कहलाता है? तो वन महोत्सव कहलाता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। इनमें से कौन सा केवल संश्लेषित है? तो पीवीसी है, पॉलीथीन और बेकेलाइट है, ये सभी आपके संश्लेषित हैं। तो ये था आपके 100 ही प्रश्नों के इस वीडियो में आंसर आपको बताया गया। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपके आने वाले 10 तारीख के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट विशेष। उम्मीद करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपके 2024 की जो नवोदय परीक्षा उसमें हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।